नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लैब असिस्टेंट और सीटी 2026 की जो तैयारी करने वाले मेरे प्यारे रसगुल्ले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास और उन सभी का मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आज आपके लिए जो क्लास लेकर के आया हूँ वो लैब असिस्टेंट और सीटी के जो पुराने मॉडल पेपर्स हैं उन मॉडल पेपर्स का हम एनालाइज करेंगे, उन मॉडल्स पेपर को हम पढ़ेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट और सीटी की, उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत बहुत उपयोगी रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं और हम मॉडल पेपर्स, पुराने पेपर को नहीं देखते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं वो एक चूक होती है। तो आज मैं इस क्लास के अंतर्गत लैब असिस्टेंट जो पीछे 2022, 24 और 25 में जो लैब असिस्टेंट का और सीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री के, उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करवाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लैब असिस्टेंट की सफलता के लिए, सीटी की सफलता के लिए ये मॉडल्स पेपर पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो आज की ये क्लास मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए। हम क्वेश्चन के बारे में, 4 बहुविकल्प जो आंसर होते हैं उनके बारे में हम एक एक का अध्ययन भी करेंगे और नए किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दबा करके लाइक कर दीजिए आप इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और आज का क्वेश्चन है पहला, और ये सीटी के एग्जाम में और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का ब्रिड पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, आपको यहाँ पर जिले दे रखे हैं। ए में है जालोर, बी है जयपुर, सी है अजमेर और डी है उदयपुर। तो इन चारों में से बर्ड पार्क किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी, उदयपुर में। तो उदयपुर है, वहाँ पर ये बर्ड पार्क है वो स्थित है। और राजस्थान का यह पहला बर्ड पार्क यानी पक्षियों का पार्क है। तो राजस्थान में पक्षियों का पार्क या बर्ड पार्क कहाँ स्थित है, तो वो उदयपुर में है और ये राजस्थान का पहला है। और उदयपुर के प्रसिद्ध गुलाब बाग में स्थापित किया गया है, यानी कौन से बाग में, गुलाब बाग में स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का संरक्षण करना और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी इनका जो उद्देश्य रहता है बर्ड पार्क बनाने का वो है अलग अलग जो पक्षियों की जो प्रजातियां होती है उनको संरक्षण प्रदान करना और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी अलग अलग क्षेत्रों से स्वदेशी या विदेशी जो पर्यटन आते हैं देखने के लिए, उन पर्यटनों को बढ़ावा देना। तो याद रखना बर्ड पार्क कहाँ है, उदयपुर में है। किस लिए बनाया गया है, ये पक्षियों के पार्क है और उदयपुर के गुलाब जो बाग है वहाँ पर इसका स्थापना की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लैब असिस्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है उसका नाम बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 विकल्प हैं, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो ये ABCD 4 आंसर दे रखे हैं, इनमें से हमें सही आंसर का बताना है कौन सा है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण जो भारत है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इस तरह का जो आप स्थिति देखते हैं, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ है अरब सागर और इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। तो तीनों ओर से जो जलराशि से भूभाग है वो जल से घिरा हुआ आता है, उसे प्रायद्वीप की नाम से जाना जाता है। तो भारत का दक्षिणी भाग है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और गोदावरी नदी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर। ये भी याद रखना
पूछ सकते हैं गोदावरी नदी की सब लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। तो यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ में ये दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, यानी एक समुद्री मील होता है और एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं। ए है 1.852, बी है 1.584, सी है 1.634, डी है 1.942। तो यानी एक समुद्री जो मील होता है उसकी में कितने किलोमीटर होते हैं। जिस तरह से मान लेते हैं ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और ये जो तटीय भाग से लेकर के और इस तटीय भाग से लेकर के आगे हम समुद्री मील में गणना करते हैं समुद्र में, तो उसमें 1 किलोमीटर में कितनी समुद्री मील की दूरी तय की जाती है 1 किलोमीटर में। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका ए है 1.852, यानी 1 किलोमीटर में अगर समुद्री मील की बात करें तो 1.852 समुद्री मील आते हैं। तो एक समुद्री मील यानी पानी में दूरी मापने की एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है जिसे समुद्री मील कहते हैं। और ये ठीक 1.85 किलोमीटर या फिर 1852 मीटर के बराबर होती है। और इसका उपयोग होता है वो मुख्य रूप से समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के नेविगेशन यानी दिशा निर्देश में किया जाता है। यानी जो शिप होती है या समुद्री जहाज होती है उसको दिशा बताने के लिए और समुद्री मील को यानी दूरी तय करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कितनी आती है इसमें, 1.852 मीटर की या 1.852 मील के बराबर इसकी दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है, यानी इनमें से कौन सा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो हमारे पास में 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, बी में ओडिशा, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र। तो ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है इन चारों में देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन है वो किया जाता है। तो मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और यहाँ बालाघाट और छिंदवाड़ा खानों से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। यानी मुख्य 2 खान हैं, एक तो है बालाघाट की खान और एक है छिंदवाड़ा की खान। तो इन खानों से मैग्नीज का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ओडिशा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। अगर भंडार की बात करें कि सुरक्षित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वो है ओडिशा में। और उत्पादन की बात करें, उत्पादन वर्तमान में कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो है मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा की खानों से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी लैब असिस्टेंट में पूछा गया था और आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यानी हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ए है जेनेवा में, बी है लंदन में, सी है न्यूयॉर्क में और डी है वाशिंगटन डीसी में। तो इन चारों में से हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो सी न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन भी लैब असिस्टेंट में और सीटी दोनों में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क
यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी हमारे पास में 4 पुस्तिकाएं हैं और इन पुस्तकों में से कौन सी एक पुस्तक है जिसकी रचना प्रेमचंद मुंशी के द्वारा नहीं की गई है? ए है गोदान, बी है मानसरोवर, सी है गबन, डी है गाइड। तो इनमें से कौन सी चारों में से एक पुस्तक है जिसकी रचना है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं की गई है? अन्य 3 ऐसी पुस्तक है जिसकी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा है, वो की गई है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी, गाइड पुस्तक। तो गाइड की रचना है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है, वो नहीं की गई है। अन्य जो 3 पुस्तिकाएं हैं उनकी रचना है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा की गई है। तो गाइड है वो मैसूर अंग्रेजी साहित्यकार आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना, गाइड पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, जो एक मैसूर अंग्रेजी साहित्यकार थे। जबकि गोदान, गबन और मानसरोवर है वो मुंशी प्रेमचंद की कालजी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, दिल से लिखी गई रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो सिटी और लैब असिस्टेंट के लिए है और इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, एकाग्रता के साथ में देखिएगा। मैं चारों जो बहुविकल्प है उनका एक एक का विस्तार से अध्ययन भी करवा रहा हूँ और नए क्वेश्चन किस तरह से और बन सकते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। जो गलत आंसर है उसके बारे में भी मैं लेके आया हूँ कि इसकी ये रचनाएं या ये यहाँ पर स्थित हैं। तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा या इस क्लास को 1 या 2 बार अवश्य रूप में एकाग्रता के साथ में रिवीजन कीजिएगा। 40-50 मिनट की ये क्लास रहने वाली है हमारी। तो सभी को एक बार पुनः लैब असिस्टेंट का एग्जाम 9 मई को है। अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता के साथ में एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं लेना है। फ्री माइंड, और फ्री माइंड से आपको उस क्वेश्चनों को हल करना है। तब आप लैब असिस्टेंट एग्जाम तो क्या, आप कोई भी एग्जाम है वो पार कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुषणी कहा गया था? यानी प्राचीन साहित्य काल में कौन सी नदी को परुषणी नदी कहा गया था? तो इसमें 4 नदियां हैं। ए है सतलुज नदी, बी है चेनाब नदी, सी है ब्यास नदी, डी है रावी नदी। तो इन चारों नदियों में से किस नदी को परुषणी नदी कहा गया है? अगर इसकी कल्पना करें तो डी है वो है प्राचीन साहित्य में है, रावी नदी को परुषणी नदी के नाम से जाना गया था। तो परुषणी नदी है वो रावी नदी को कहा गया, इसलिए डी है वो करेक्ट आंसर है। तो ऋग्वेद और अन्य प्राचीन वैदिक साहित्यों में रावी नदी को परुषणी नदी के नाम से पुकारा गया है। तो याद रखना, जो रावी नदी है उसे प्राचीन साहित्य और ऋग्वेद में है वो परुषणी नदी के नाम से पुकारा गया था। और इतिहास का प्रसिद्ध दशराक्ष युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध इसी परुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था इतिहास में, अगर पढ़ते हैं हम तो वो है दशराक्ष युद्ध, यानी 10 राजाओं का एक साथ में युद्ध होना। इसलिए वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? परुषणी या फिर रावी नदी, वर्तमान में जिसे हम रावी नदी बोलते हैं, उनके तट पर ये युद्ध लड़ा गया था 10 राजाओं के लिए। इसे युद्ध को बोलते हैं दशराक्ष युद्ध के नाम से। तो परुषणी नदी, रावी नदी को कहा जाता है। ये लैब असिस्टेंट और सिटी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन है, दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? यानी दोहा है वो किस देश की राजधानी है? अगर देखें 4 विकल्प है। ए में है कतर, बी में है नामीबिया, सी में है यूएई, डी में है मलेशिया। तो इन चारों में से किसकी राजधानी है? वो दोहा है। तो अगर देखें तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, कतर की राजधानी है वो दोहा है। तो यानी कतर की राजधानी कौन सी है? वो है दोहा। तो दोहा है वो मध्य पूर्व में एक संपन्न देश कतर की राजधानी है, यानी एक संपन्न और स्वतंत्र देश है कतर, और कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। और ये लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। और यह फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। और हाल ही में कतर ने फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की सफल मेजबानी भी की थी। यानी तो कतर ने 2022 में जो फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी है वो कतर ने ही की थी। तो यानी दोहा किसकी राजधानी है? वो कतर देश की राजधानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अन्य देशों की भी राजधानी पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? यानी हमें बताना है आइन ए अकबरी का लेखक कौन है। ए है अकबर, बी है अबुल फजल, सी है बदायूनी, डी है फैजी। तो यानी आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, बदायूनी या फिर फैजी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा ये कवि रचना की गई थी इसकी साहित्य की, आइन ए अकबरी की, जिसके लेखक थे अबुल फजल। तो आइन ए अकबरी है वो 16वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे मुगल सम्राट अकबर के दरबारी यानी नवरत्नों में जो शामिल थे, जिसका नाम था अबुल फजल, ने कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखा था। और यह ग्रंथ है वो अकबरनामा का ही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो यानी आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। और अबुल फजल थे वो अकबर के दरबार में एक नवरत्नों में से एक शामिल थे। और ये आइन ए अकबरी कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। और अकबरनामा जो था उनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो आइन ए अकबरी को ही माना जाता है। तो ये मुख्य क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो आप इसे 2-4 बार देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, तुगरिक की मुद्रा क्या है? यानी तुगरिक है उसकी मुद्रा क्या है? एक है ए है मंगोलिया, बी है म्यांमार, सी है उत्तरी कोरिया और डी है ओमान। तो तुगरिक है वो किसकी मुद्रा है? यानी कौन से देश की मुद्रा है वो तुगरिक कहलाती है? तो हमें देखना है कि कौन से देश की मुद्रा तुगरिक है, तो वो है मंगोलिया की, ए। तो याद रखना, मंगोलिया की जो मुद्रा है उसे तुगरिक के नाम से जाना जाता है। ए है वो करेक्ट आंसर है, तुगरिक। तो तुगरिक है वो पूर्वी एशिया में स्थित जो कौन सा देश? मंगोलिया। और मंगोलिया की आधिकारिक मुद्रा है। और मंगोलिया रूस और चीन के बीच में स्थित एक स्थलरूप देश है, जिसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर है। तो यानी मंगोलिया है, और मंगोलिया चीन और रूस के बीच में एक बसा हुआ देश है। और उसकी राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी है उलान बटोर। और इसकी जो मुद्रा का नाम है जिसे कहते हैं तुगरिक। तो तुगरिक इसकी मंगोलिया देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो हमें बताना है कि इसरो की जो स्थापना है वो कब की गई थी। ए है 15 अगस्त 1972 को, बी है 15 अगस्त 1969 को, सी है 15 सितंबर 1965 को,
डी है 15 अक्टूबर 1972 को, सॉरी 15 अक्टूबर 1972 को। तो यानी इन चारों में से हमें एक करेक्ट आंसर चुनना है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी है 15 अगस्त 1969 को है, वो इसरो की स्थापना की गई थी। याद रखना होगा आपको, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। तो बी है इसका करेक्ट आंसर है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे और जो संस्थापक थे इसके, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक थे इसरो के, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। तो यानी कर्नाटक के जो बेंगलुरु है वहाँ पर इसरो का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसके संस्थापक और अध्यक्ष थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई माने जाते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? यानी सूरत में कांग्रेस का विभाजन है वो कब हुआ था? ए है 1907 में, बी है 1905 में, सी है 1906 में और डी है 1908 में। तो यानी सूरत सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। तो वो विभाजन कब हुआ था, अधिवेशन कब हुआ था? तो वो है ए 1907 में। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 1907 में कांग्रेस का है वो विभाजन है सूरत में हुआ था। तो वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पार्टी वैचारिक मतभेद यानी मतभेदों के कारण है उसमें दो दल हो गए थे। एक का नाम था गरम दल और दूसरा था नरम दल। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। तो याद रखना, सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल दो गुट बने थे और इसका जो विभाजन है वो 1907 सूरत में हुआ था और इसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। ए है 5 फरवरी को, बी है 15 जून को, सी है 15 फरवरी को, डी है 5 जून को। तो यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी 5 जून को। तो 5 जून है उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व भर में लोगों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए 5 जून को यानी हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972। और कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत आता है। तो यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसकी घोषणा कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में की गई थी 1972 में। और वहाँ पर सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है वो किस स्थान पर है?
ए में है जयपुर में, बी है हैदराबाद में, सी है चेन्नई में और डी है रायपुर में। तो यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का अगर मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हैदराबाद में। तो कहाँ बनाया गया है, हैदराबाद में इनका मुख्यालय वो बनाया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और ग्रामीण विकास अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख संस्था है और इसका जो मुख्यालय है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। तो तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद में ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय है और यह संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन में कार्य करता है। तो इस तरह का ये मुख्यालय बनाया गया है कि संस्थान का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है जहाँ तेलंगाना की राजधानी है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। यानी अटाकामा जो मरुस्थल है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी है उत्तरी अमेरिका में, सी है दक्षिणी अमेरिका में और डी है अफ्रीका में। तो यानी अटाकामा मरुस्थल है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है और ये लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल के बारे में। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो वो है सी, दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में है वो अटाकामा मरुस्थल है, वो है चिली में। तो अटाकामा मरुस्थल मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के चिली, जो चिली देश है जो आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जो दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है, तटीय भाग है, ये देश आता है चिली। और इस चिली में यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल स्थित है और यह पृथ्वी का सबसे शुष्क और गैर ध्रुवीय मरुस्थल माना जाता है। यानी ये एकदम शुष्क मरुस्थल है क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधाराएं चलती है और ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पर उच्च वायुदाब बना रहता है, यानी हाई प्रेशर रहता है और उच्च वायुदाब होने की वजह से यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए ये मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और तांबे के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। तो चिली क्षेत्र में तांबे के विशाल भंडार है और सोडियम नाइट्रेट के भी विशाल भंडार है वो पाए जाते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए निम्नलिखित में से किस में सैंडल पीक स्थित है। यानी निम्न में से किस में सैंडल पीक स्थित है। तो अगर बात करें, ए है उत्तरी अंडमान में, बी है दक्षिणी अंडमान में, सी है मध्य अंडमान में, डी है ग्रेट निकोबार में। यानी जो सैंडल पीक यानी पर्वत चोटी है वो कौन से द्वीप पर स्थित है, अंडमान में या उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या फिर ग्रेट निकोबार में। तो सैंडल पीक या सैंडल पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। तो अगर देखें इसका करेक्ट आंसर तो वो है ए, उत्तरी अंडमान में। तो ए है उत्तरी अंडमान में है वो सैंडल पीक है, पर्वत चोटी स्थित है। सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह सैंडल पीक पर्वत चोटी। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 732 मीटर की ऊंचाई है और मुख्य रूप से ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और इसके चारों ओर सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी फैला हुआ है। तो यानी इसके जो चारों ओर है जो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है वो भी बना हुआ है। तो सैंडल पीक कौन से द्वीप पर है, वह उत्तरी अंडमान में है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है।
और इसकी आपको पूछ ले कि सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो भी उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में करेवा का संबंध किससे है? यानी करेवा का संबंध किससे है और करेवा किसे कहते हैं? तो हमारे पास में 4 आंसर हैं। ए में है केरल में, बी है मेघालय में, सी है राजस्थान में और डी है कश्मीर में। तो भारत में करेवा का संबंध किससे है? तो अगर इसमें देखें, जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का कश्मीर, और कश्मीर में है वो करेवा स्थित है, तो इसलिए डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेवा है उसे कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले हिमनदीय मिट्टी और अन्य पदार्थों के मोटे जमाव को कहते हैं। तो पीक किसे कहते हैं? हिमनद, यानी हिम की बड़ी परत और वहाँ पर मिट्टी के या अन्य पदार्थों की जो मोटी परत होती है उसे पीक के नाम से जाना जाता है। और यह उपजाऊ भूमि केसर और बादाम, जो केसर और बादाम का उत्पादन करती है, जो यहाँ पर बेहतरीन या शानदार कृषि की जाती है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध जानी जाती है, जिसे करेवा के नाम से जाना जाता है। तो करेवा का संबंध किससे है और कहाँ है? कश्मीर में है, जहाँ पर हिमनद और मिट्टी का जो या मोटे पदार्थों का जमाव है, करेवा कहते हैं। जो उपजाऊ भूमि होती है किसके लिए? केसर के लिए और बादाम के लिए। तो केसर और बादाम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है और यहाँ पर शानदार कृषि की जाती है, जो पूरे भारत में और विश्व में भी प्रसिद्ध है। कश्मीर में, कश्मीर की ये केसर और बादाम की कृषि तो करेवा कहा जाता है, जो कश्मीर में, जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी वन लाइफ इज नॉट इनफ के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए है लाल कृष्ण आडवाणी, बी है पीवी नरसिम्हा राव, सी है ए के एंटोनी, डी है नटवर सिंह। तो यानी वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, सी में है ए के एंटोनी, डी में है नटवर सिंह। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डी नटवर सिंह। तो नटवर सिंह ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो वन लाइफ इज नॉट इन भारतीय कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ के नटवर सिंह की आत्मकथा है और वे भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। और इस पुस्तक में उनके राजनीतिक जीवन में कई अहम और रोचक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। तो नटवर सिंह कौन थे? पूर्व विदेश मंत्री थे भारत के, और इन्होंने भारतीय कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ पर अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था वन लाइफ इज नॉट इनफ। किसने लिखी? नटवर सिंह ने लिखी थी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? यानी 56 का मैदान है वो किस नदी से माना जाता है? ए है लूनी नदी से, बी है बनास नदी से, सी है चंबल नदी से, डी है माही नदी से। तो 56 का मैदान किसको कहा जाता है और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है 56 का मैदान? तो इसके करेक्ट आंसर है वो है डी माही नदी पर। तो 56 का मैदान कौन सी नदी पर है? माही नदी पर स्थित है, इसलिए डी इसका आंसर सही है। और 56 का जो मैदान है वो राजस्थान के दक्षिण में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यानी जो राजस्थान के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो जिले हैं उसके मध्य में स्थित है। और यह माही नदी का अपवाह्य क्षेत्र है और इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर 56 गांव या फिर 56 नदी नालों का एक समूह यानी बेसिन स्थित है, इसलिए इसे
छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी जो यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पर जो प्रतापगढ़ जिले हैं और इनके जो मध्यवर्ती जो भाग है, इस तरह से 56 गांव और 56 नदी नाले हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए इस मैदानी जो भाग है इसे कहते हैं 56 का मैदान। तो इसलिए 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। कौन सी नदी पर? माही नदी के किनारे या बेसिन का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? यानी जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मण थे और उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों ने परंपरागत यानी पुराने पद्धति के आधार पर चले आ रहे जल संरक्षण यानी जल को बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? ए में है टांका बना करके, बी में है खड़ीन बना करके, सी में है जोहड़ बना करके, डी है कुंडी बना करके। तो इसमें से चारों में से सही विकल्प कौन सा है जो जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों ने जल को बचाने के लिए या संरक्षण के लिए इस विधि का उपयोग किया था? करेक्ट आंसर है बी खड़ीन। तो खड़ीन का है वो उपयोग किया था जिससे वर्षा जल है का संरक्षण किया जा सके। तो खड़ीन है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को रोक करके कृषि करने और भूजल स्तर बढ़ाने का एक वैज्ञानिक और पारंपरिक तकनीक है। यानी जो खड़ीन बनाई जाती है और खड़ीन में जो चारों ओर का जल है उसमें इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद में वहाँ पर जल को रोक करके या तो वो लोग कृषि करते हैं, पेयजल के रूप में उपयोग में लेते हैं और वहाँ के भूजल स्तर है यानी भूगर्भ का जो जल है वो लगातार है वो ऊंचा आ सके, इसलिए खड़ीन का उपयोग है वो किया गया था। और इसे 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित किया गया था। तो खड़ीन का उपयोग कब किया गया था? 15वीं शताब्दी में पालीवाले ब्राह्मणों के द्वारा। और इस तकनीक में ढालू भूमि के नीचे एक पक्की दीवार बना करके पानी रोका जाता है। यानी इस तरह से एक पक्की दीवार बनाई जाती है और ये जो ढालू भूमि होती है इससे रिस करके पानी नीचे आता है और इस टांके में जमा हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? खड़ीन के नाम से जाना जाता है, जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई एक जल संरक्षण की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका 4 विकल्प है। कोठारी नदी पर, माही नदी पर, सी में है बनास नदी पर, डी है कांतली नदी पर। तो मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो वो है आंसर इसका ए है कोठारी नदी पर। तो कोठारी नदी पर है वो मेजा बांध है वो बनाया गया है। और ये कहाँ स्थित है? अगर देखें तो मेजा बांध है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे में पास कोठारी नदी पर बना हुआ है। तो यानी मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। किस जिले में? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में। और ये बांध भीलवाड़ा शहर में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। और कोठारी नदी बनास नदी की एक महत्वपूर्ण क्या है? सहायक नदी है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में। और कोठारी नदी है वो बनास नदी की एक मुख्य सहायक नदी मानी जाती है और भीलवाड़ा जिले को पेयजल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लैब असिस्टेंट और सीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से किसी प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? यानी किस फसल को नरमा के नाम से जाना जाता है? ए में है सरसों को, बी में है कपास को, सी में है धान को और डी में है दालों को। यानी किस फसल को है वो नरमा के नाम से जाना जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है बी। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को जानते हैं, क्योंकि कपास ये हमारे यहाँ पर उत्पादित होती है तो इसे नरमा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में उत्तरी जिलों विशेषकर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में उगाई जाने वाली अमेरिकन कपास, जो अमेरिकन कपास होती है उसको स्थानीय और प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं, नरमा कहा जाता है। और इस किस्म की कपास है वो रेशे अधिक लंबे और उत्तम गुणवत्ता वाले होते। इस तरह की ये कपास होती है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह की कपास होती है जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं, जो किस्म होती है इसे हमारे प्रादेशिक भाषा या स्थानीय भाषा में नरमा के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान के उत्तरी जिलों में गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो यानी राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो ये लेब असिस्टेंट और सिटी में पूछा गया क्वेश्चन था। ए में है बूंदी में, सी है बाड़मेर को, सी है कोटा को, डी है टोंक को। तो यानी इनमें से किसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बूंदी को। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है क्योंकि बावड़ी है वो सबसे ज़्यादा है, जैसे चांद बावड़ी है इस तरह की बावड़ी है वो बूंदी में बनाई गई है। और बूंदी राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में मैंने करवा रखी है, तो वहाँ आप जाकर के राजस्थान जिला दर्शन की क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हर जिले के राजस्थान जिला दर्शन में। तो राजस्थान के ऐतिहासिक शहर बूंदी और अपनी खूबसूरत और अनगिनत कलात्मक बावड़ियों के कारण इसे क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेले के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी भी कहा जाता है इसको। छोटी काशी किसे कहते हैं, बूंदी को कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए भी जानी जाती है। तो इसमें से बूंदी से क्या क्या बन सकते हैं, बूंदी को और क्या नाम से जाना जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है, और यहाँ पर रानी जी की बावड़ी भी स्थित है और बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है बूंदी को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेब असिस्टेंट और सीटी के लिए। तो आपने ध्यानपूर्वक और एकाग्रता के साथ में आपने नोटबुक में नोट किए हैं क्वेश्चन, और आपके 80 से 90% क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? यानी वर्षा जल का संरक्षण यानी संग्रहण या संरक्षण किस तरह से, जो वर्षा जल होता है उस जल को बचाने के लिए एक टांके का उपयोग किया गया था जिसे बोलते हैं रानीसर टांका। तो रानीसर टांका है वो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? ए है जैसलमेर में, बी है जोधपुर में, सी है बाड़मेर में, और डी है बीकानेर में। तो रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जोधपुर में। तो जोधपुर जो जिला है वहां पर रानीसर टांका है और वहां पर वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो उच्च क्षेत्रों से जब नीचे की ओर निम्न क्षेत्रों की ओर जल आता है तो इस तरह का टांका बना लिया जाता है बावड़ी तालाब की तरह, और उसमें ये जल पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक संरक्षण की विधि है जिसे रानीसर टांका कहते हैं, जो जोधपुर में है। रानीसर तालाब या टांका है और राजस्थान के जोधपुर शहर में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग के ठीक नीचे स्थित है, और इसका निर्माण 1459 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव जोधा की पत्नी रानी जसमादे हाड़ी ने वर्षा जल को सहेजने के लिए करवाया था। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था, मेहरानगढ़ दुर्ग के ठीक नीचे हुआ था। कब हुआ था? 1459 में हुआ था। किसने करवाया था? मारवाड़ के शासक राव जोधा की जो पत्नी थी रानी जसमादे हाड़ी, और उसने वर्षा जल को रोकने के लिए यहाँ पर इस टांके का निर्माण है वो करवाया था, और इसे बोलते हैं रानीसर टांका के नाम से, जोधपुर में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है?
तो यानी झालावाड़ जिले में किस तरह की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार? ए में है CWG जलवायु, बी में है AW जलवायु, सी में है BSHW जलवायु, डी में है BWSW जलवायु। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झालावाड़ जिले में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अगर देखें, झालावाड़ जिला राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी जिला है और इस जिले में उच्च तापमान होने की वजह से ए कूट का इस्तेमाल करते हैं और शीत ऋतु में वर्षा कम होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, इसलिए W का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा, AW तुल्य जलवायु पाई जाती है बी। तो यानी व्लादिमीर कोपेन है, उन्होंने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW कोड यानी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को दर्शाता है और ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्से जैसे झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में AW जलवायु के अंतर्गत आते हैं, जहाँ अच्छी और भारी वर्षा होती है। यानी वो वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसलिए AW जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो झालावाड़ के अलावा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी ये जलवायु पाई जाती है AW जलवायु। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट और सीटी की तैयारी कर रहे सभी मेरे रसगुल्लों का बेस्ट ऑफ लक। 9 मई को लैब असिस्टेंट का एग्जाम है और मैं आशा करता हूं कि ये जो क्लास देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और वो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में बैठेंगे, और मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि उनका लैब असिस्टेंट का एग्जाम पास हो और इन्हीं क्लास से ये क्वेश्चन आएंगे, वो तो श्योर है। 80 से 90% क्लास से क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे इन मॉडल पेपर से। तो आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।